हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की और उसमें भी इन डेप्थ जानेंगे एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की और स्पेसिफिकली बात करेंगे हम राइटिंग की। और इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं सारिका बिसारिया मैम, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, 15 साल से इस एरिया में एक्सपीरियंसड हैं और ब्यूटीफुल माइंड टीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं और बच्चों को ये डील करती हैं। तो आगे की जानकारी देंगी मैम राइटिंग के बारे में। मैम कि DSM-5 और अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के हिसाब से कौन से 3 पार्ट्स होते हैं जो राइटिंग में कंसिडर किए जाते हैं और उसमें क्या क्या इश्यूज होते हैं। जैसा कि डॉक्टर राजीव ने आपको बताया कि DSM-5 के अकॉर्डिंग इसमें हम लर्निंग डिसऑर्डर को देखते हैं, तो उसमें 4 मुख्य एरिया हैं। रीडिंग है, राइटिंग है, अर्थमेटिक है और हमारा एक्सप्रेशन है। आज जो हमारा विषय है वो है राइटिंग जिसके फर्दर 3 पार्ट्स। जी हाँ, DSM-5 के अनुसार हम देखते हैं इसके स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में राइटिंग स्किल को। राइटिंग स्किल के लिए हम अपना इंडियन जो कि हमारा अपना एडिशन है, तो उसमें हम निमेंस बैटरी को यूज़ करते हैं। और निमेंस बैटरी में हम देख रहे हैं कि राइटिंग के 3 भागों को, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक पर होता है, दूसरा हमारा होता है ग्रामेटिकल और पंक्चुएशन पार्ट, तीसरा हमारा क्लैरिटी और ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैम आपने बताया कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, तो आप 1 बाय 1 इनको टेकअप करें ताकि और केस किसके साथ डिस्कस कर सके, ताकि मैं भी समझ पाऊँ ठीक से कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। जी, देखिए, सबसे पहले मैंने बताया आपको स्पेलिंग एक्यूरेसी क्या होती है। स्पेलिंग एक्यूरेसी होती है, बच्चा कई बार उसको स्पेलिंग पता तो है, पर जब लिखने की बारी आई, वो रीड भी सही कर रहा है, लेकिन जब लिखने का समय आया तो उसने आई कभी डबल ई लगा देता है, कभी IR लगा देता है, कभी ER लगा देता है, स्पेलिंग गलत हो जाती है। टीचर रोज़ कहती है, हिंदी में अगर हम देखें तो मात्राओं को, स्वर 11 स्वर हैं, हर किसी के अपनी अपनी साउंड है, उसके अनुसार उसको लिखना है। तो वहाँ पर बच्चा ई साउंड को, पिच को नहीं सुनता है, फॉलो नहीं करता है और उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है। छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। जी हाँ, तो इसमें फोनेटिक का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बल्कि इसमें बच्चे एक्सपर्ट भी होते हैं, जैसे मैं हूँ, कि एक ही स्पेलिंग का आपका टैलेंट होता है कि आप बार बार उसको अलग तरीके से गलत लिखते हैं। ऐसा भी नहीं कि आप एक ही गलती करते हैं। एजुकेशन को आप 5 बार लिखेंगे तो 5 बार डिफरेंट स्पेलिंग होंगे। ये भी एक मज़ेदार चीज़ होती है जो मेरे साथ भी है। जी हाँ, कई बार मैंने देखा है कि वो बच्चे को पहली बार में ई में ठीक कराया, तो अगली बार उसने आई के साथ जोड़ दिया, जिसको हम कहते हैं स्पेलिंग में एडिंग होना हो जाती है। उसकी एक्यूरेसी में कमी है, इसीलिए ये बच्चा कर रहा है। दूसरा मैंने ग्रामेटिकल पार्ट आपको बताया। ग्रामेटिकल पार्ट और पंक्चुएशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है राइटिंग स्किल में, क्योंकि बच्चा लिख कर कैसे एक्सप्रेस करेगा। राम खाता है, बाकी ठीक है, पर राम खाती है, ताम में एक ही तो मात्रा, कई बार बच्चे कहते एक ही तो मात्रा लगाई थी, राम खाता है समझ में आना था, पर खाती है लिख दिया, तो वहाँ मात्राओं की मिस्टेक हो गई। फिर ग्रामेटिकल भी देखा जाए तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की गलती हो गई। पंक्चुएशन में वाक्य लिखे चला जा रहा है, राम खाता है, राम जाता है, राम आता है, राम ये, राम वो, कहीं भी फुल स्टॉप और पॉजिंग है ही नहीं। या कहीं भी हमने देखा कि राम 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 राम, जबकि पढ़ाते हैं कि नाउन संज्ञा एक बार यूज़ होगी, बाकी संज्ञा की जगह अब उसको सर्वनाम को यूज़ करना है, तो ग्रामेटिकल भी गलत हो गया। और उस बच्चे ने कहीं कॉमा नहीं लगाया। अगर राम की ही बारे में बात कर रहा है तो वो राम के वाक्य को ऐसा लगता है राम खाता है, राम स्कूल जाता है, तो राम जाता है, खाता है, कॉमा लगाए तो राम की बात हो रही है, वहाँ बच्चा कई बार गलती करता है। क्लैरिटी, राम की बात हो रही है, शाम तक पहुँच गए, वहाँ पर उसकी क्लैरिटी बिल्कुल धुंधला गया। क्या हुआ, कई बार कहते हैं जो मेजर आता है SST में, अच्छा, हिस्ट्री का पार्ट। बहुत मज़ेदार आपको एक बात बता दें, जैसे आपने मुझसे कहा कि एक केस का, तो अभी वो केस हमारे साथ काम मैं उस बच्चे के साथ कर ही रही हूँ, और वो बच्चा 7th में है। उसका IQ देखें बहुत अच्छा है, 98 IQ है इस बच्चे का। और पिछले 8 महीने 9 महीने हो गए मुझे उस बच्चे के संग काम करते हुए। एक दिन उस बच्चे ने खुलकर मुझसे पूछा, क्या मैम ऐसा नहीं हो सकता कि आप
कई बच्चों को बताते हो कि सब्जेक्ट ओमिट सब्जेक्ट, तो हिस्ट्री को अगर हटा दें पूरी एसएसटी में से, हिस्ट्री ही ख़त्म कर दें, क्यों, वो तो हो गया ना, हमें पढ़ना क्यों। तो मैंने सोचा कि क्यों भाई, मैंने कहा बेटा आप बता दो सही देते हो। बोला इतने अकबर बाबर और हुमायूं है ना कि मैं भूल जाता हूँ कौन पहले और कौन बाद में आया। मैंने कहा हाँ ये तो सही बात है कि बाबर ने बहुत सारे जीते, युद्ध हुए, सब हुआ, पर बाबर एक था, उसी के तो बच्चे फिर ग्रैंडसन, तुम्हारे पापा, कई बार मैंने उसको समझाया। बोले मेरे तो एक ही पापा हैं और एक ही दादाजी हैं, उधर तो बहुत कनेक्टिविटी दिखती है, तो हिस्ट्री को हटा देते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम आ गई, पंक्चुएशन की, ग्रामेटिकल क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, कि उसको ऑर्गेनाइज करना नहीं आ रहा था कि अगर हमें मुगल्स को बताना है तो डिफाइन करे बाबर, फिर उसकी चार्ट बनाए, फ्लो चार्ट। तो मैंने उस बच्चे के साथ फ्लो चार्ट से काम किया और आज वो बच्चा हिस्ट्री में इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा है। अभी भी कहता है कि हाँ अब समझ में आती है, क्योंकि फ्लो चार्ट को हमने स्ट्रेटजी को उसके साथ अपनाया। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें राइटिंग स्किल्स में डिफरेंट स्ट्रेटजीज। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, इसमें एक जो मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से हमें पढ़ाना होता है, जबकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो अपने हिसाब से पढ़ाता है, सबको एक ही साइज़ देता है। जैसे हमने जूता लेना है तो किसी का 9 नंबर है, किसी का 7 नंबर है, किसी का 8 नंबर है। उसी तरह सबकी क्षमता जो है कुछ खास सब्जेक्ट्स में पढ़ने की बहुत अच्छी हो सकती है और कुछ में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो स्पेशल एजुकेटर्स जो आते हैं वो कस्टमाइज, जैसे डिज़ाइनर ड्रेस बनाते हैं शादी के लिए, उसी तरह वो कस्टमाइज प्रोग्राम बनाते हैं उस बच्चे के लिए, ताकि वो बच्चा अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी वीकनेस को समझ पाए। बल्कि होता क्या है कि वीकनेस पे इतना फोकस किया जाता है कि बच्चा अपनी स्ट्रेंथ ही भूल जाता है। जैसे आपने तारी ज़मीन पे देखा होगा कि उसने क्रिएटिविटी भी छोड़ दी, क्योंकि पेरेंट्स जो है सिर्फ नंबर और पढ़ाई और पैसा और उसके पीछे ही लग रहे। और खासकर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बच्चे, पेरेंट्स जो हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं काफ़ी स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, वो ये है कि शादियों में खूब खर्चा कर देते हैं, रेस्टोरेंट में खूब खर्चा कर देते हैं। जब उनको बताया जाता है कि स्पेशल एजुकेशन के लिए हो सकता है आपको 6 महीने लगें, 1 साल लगे, 2 साल लगे, बोला ट्यूशन पढ़ाने के इतने पैसे, हे भगवान आप तो लूट रहे हैं। भैया आपके बच्चे का भविष्य बन रहा है तो इतना तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। हफ्ते में बच्चे को 2 या 3 बार आना ही पड़ेगा, उसमें 6 महीने या 2 साल लगेंगे। और जब भी कोई कस्टमाइज चीज़ होती है, जैसे हम बस से जाते हैं, मेट्रो से जाते हैं, तो खर्चा कम होता है, और जब हम अपने लिए गाड़ी खुद टैक्सी करते हैं तो आपको भाड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। तो वही बात है कि टीचर क्लास में सिर्फ 40 बच्चों को पढ़ा रही है, इसलिए चाहकर भी वो आपके बच्चे पे ध्यान नहीं दे सकती। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा स्पेशल एजुकेटर की क्या नीड है, काउंसलर की क्या नीड है, साइकोलॉजिस्ट क्या चाहता है, स्पीच थेरेपिस्ट क्या चाहता है। तो जो प्रोफेशनल है वो उसको अपना काम करने दीजिए, आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप चाहते हैं। अगर हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो हमें वही रिजल्ट्स मिल रहेंगे जो कि मिलते हैं, जिनसे हम खुश नहीं हैं। क्योंकि काफ़ी बार काफ़ी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, पेरेंट्स बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं, तो उनको ये गलत फहमी होती है कि वो हर फील्ड के ही मास्टर हैं, जो कि ट्रू नहीं है। मैं भी अगर साइकेट्रिस्ट हूँ तो मुझे सफ़ेदी करनी तो नहीं आती, मुझे प्लम्बिंग का काम तो नहीं आता, तो हमें एक स्पेशलिस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ख़ासकर ट्रस्ट मी, ट्यूशन टीचर्स, स्कूल टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, काउंसलर्स, प्रिंसिपल्स, इन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, इन्होंने बहुत सारे बच्चे देखे होते हैं, तो ये फटाक से एक दिन में ही बता देते हैं और घर वाले नाराज़ हो जाते हैं कि हमारे को तो इतने सालों में नहीं पता लगा, इनको कैसे पता लग गया एक दिन में। तो उसका रीज़न है दोस्तों, इसको गहराई से समझना बहुत ही आवश्यक है। हाँ बताइए, मैं थोड़ा कैरिड अवे हो गया। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर राजीव आपने कि टीचर्स, स्कूल टीचर बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हमारे सिस्टम में है फ्लो कि हर सब्जेक्ट पढ़ना है, और ख़ास तौर से 8th स्टैंडर्ड तक। और लर्निंग डिसेबिलिटी को अगर हम देखें तो आइडेंटिफिकेशन ही हमारा 3rd ऑनवर्ड्स होता है। 1st 2nd में बच्चा कर लेगा, टीचर्स भी थोड़ा कैजुअल होती हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं है, दे नो। हम उनको डर लगता है बताते हुए, क्योंकि अगर वो पेरेंट्स को बोलेंगी तो उन पे चिल्लाने लगे बिल्कुल सही। या प्रिंसिपल से जाके शिकायत ना कर देंगे, इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। और आजकल काफ़ी स्कूलों में तो बच्चों को बहुत ही पैम्पर किया जाता है, और जब से 6ठी तक फेल होना बंद हो गया है तो ये बच्चे और डायग्नोज लेट हो रहे हैं, क्योंकि पास तो कर ही देना पड़ेगा, और पेरेंट्स को क्या चाहिए, हमारा बच्चा पास, बात खत्म। तो ये बहुत ही सीरियस है, क्योंकि बच्चे की जो ग्रोथ है, उसके जो फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। वो अकेला पड़ जाएगा, दूसरे उसका मजाक उड़ाएंगे और ऑल दैट इश्यूज। क्योंकि मैंने पर्सनली ये चीज़ें फेस की हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या दर्द है इस चीज़ का। बिल्कुल सही कहा आपने कि 3rd क्लास को अगर हम ले तो उस समय बच्चा पता है, उसको खेल रहा होता है। 2nd तक बिल्कुल सही था, कहीं टीचर ने नंबर नहीं किया,
ग्रामर पार्ट आता है। स्पेलिंग में तो चलो ऊंच नीच हो रही थी, टीचर ने भी संभाल लिया कि इसको लिखाना सिखाओ, पढ़ाना सिखाओ, सब चीज़ करना सिखाओ। पर जब ग्रामर पोर्शन आता है तब मेजर बच्चे की कॉपी ग्रे से रेड दिखती है। कई बार बच्चे आते कहते पूरा तो सही लिखा था, रेड ही रेड, रेड ही रेड। तब बच्चे का जो दुख अपने बाजू वाले की कॉपी देखता है और अपनी कॉपी को देखता है, उस समय उसको बहुत दुख आता है। तो वो कहता है कि मेरी मिस्टेक्स क्या हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चे की राइटिंग स्किल पर हमें पहले ये देखना होता है कि उसकी प्रॉब्लम है कहाँ। क्या वो अक्षरों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, क्या उसकी फोनेटिक साउंड में कोई इशू हो रहा है, या अक्षरों को भी आइडेंटिफाई कर पा रहा है, फोनेटिक भी ठीक है। ऐसा तो नहीं कि बोलने वाला और लिखने वाला दोनों के डायलेक्शन में फ़र्क हो। बहुत माइंड नहीं किया मैंने, एक बार एक बच्चे को 4 स्पेलिंग बोली और वो बच्चा मुझसे बाद में पूछता है कि आप क्या पंजाबी हो। मुझे लगा कि शायद मेरे डायलेक्शन में गलत था। फिर वहीं हमने करेक्शन करा कि नहीं। तब मैंने आज उस बच्चे से ये सीखा कि बोलते समय क्लैरिटी, क्योंकि अधिकतर हम लोग जब फ्लो में बोलते हैं तो क्लैरिटी नहीं होती। तो क्लास में जब टीचर डिक्टेशन बोल रही होती है तो वो 40 बच्चों के लिए बोल रही होती है, स्पेसिफिकली एक बच्चे के लिए नहीं बोल रही होती है। स्पेशल एजुकेटर का एक रोल है कि वो स्पेसिफिक बच्चे पर स्पेसिफिक टोन में बोलती हैं। वहाँ पर बच्चा क्लियर लिख रहा है, उसको पिच समझ आ रही है, पर टीचर क्लास में नॉर्मल टोन पे बोल रही है, जहाँ उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स की तादाद बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। कई बार बोर्ड से भी गलत उतारता है क्योंकि वो सुनने में भी उसके शब्दों का गलत होता है। तो वहाँ लिखने संबंधित जो परेशानी है वो सबसे बड़ी होती है। तो आज के लिए मैम ने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी हमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में, खासकर राइटिंग के बारे में, क्योंकि ऐसे बच्चे होमवर्क करने में बहुत दिक्कत क्रिएट करते हैं, अपना होमवर्क नहीं लेके आते हैं। आजकल तो नया टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो माएँ व्हाट्सएप पे होमवर्क मंगाती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं और वो वेट करती हैं कि कोई होमवर्क डाल दे और उसके बाद में बच्चे का नोट कर लूँ। और कई बार तो फ्रस्ट्रेशन में खुद ही होमवर्क कर देती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इज्जत तो माँ की लगी होती है। बाप के बारे में तो बोलते हैं वो सुबह जाता है शाम को आता है, और जो वर्किंग मदर्स हैं उनके लिए तो डबल ट्रबल हो जाती है। तो अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं दोस्तों, तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है, उनके साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पे या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिंक्स को। और आप चाहते हैं कि आपके मन में कोई डाउट रह गया है जो हमने आंसर नहीं किया सारिका मैम ने, या मैं मेरे से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बिलो कर सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे। उसके अलावा जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मिशन है कि हम ऐसे बच्चों की मदद कर पाएँ ताकि हमारे यही बच्चे, और खासकर जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, वो किसी ना किसी एरिया में बहुत ही एक्सेप्शनल और अच्छे होते हैं। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी स्ट्रेंथ को जान के उस स्ट्रेंथ पे काम किया जा सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि नया वीडियो बनाते ही आपको मिल जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, धन्यवाद।